गुड डे टू यू ऑल। हमेशा की तरह मेरे इस यूट्यूब चैनल लैंग्वेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना सफ़र उत्तर भारत से दक्षिण की ओर कर रहे हैं, जहां हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जिस समय उत्तर भारत में सल्तनत पीरियड चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। जिस तरह उत्तर भारत में सल्तनत काल में 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य के में 4 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। हमेशा की तरह हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसके राजाओं के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में, खासकर इसकी स्थापत्य कला जो हमें मंदिरों के रूप में देखने को मिलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बेहतर है कि हम विजयनगर साम्राज्य के वंशों के बारे में देख लें कि किस किस वंश ने कब कब शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो 1336 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक लगभग 3.5 वर्षों तक दक्षिण भारत में अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखा। इसमें जो सबसे पहला वंश आता है वो है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय प्रथम नाम के दो भाइयों ने की थी। असल में ये 5 भाई थे और इनके पिता का नाम संगम था। तो अपने पिता के नाम संगम के नाम पर इन्होंने इस वंश का नाम संगम वंश रखा और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे पर फला फूला। आइए देखते हैं कि इसमें किन किन शासकों ने कब कब शासन किया और फिर आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो संगम वंश का सबसे पहला शासक था हरिहर राय प्रथम। प्रथम इसलिए है कि दक्षिण भारत में द्वितीय तृतीय करके बेटा पोता वगैरह होते थे, इसीलिए प्रथम और द्वितीय को भी आप ध्यान में रखेंगे। हरिहर राय प्रथम ने 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक शासन किया और इसने संगम वंश की नींव डाली अपने पिता संगम के नाम पर। इसके बाद इसका भाई बुक्का राय प्रथम ने 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक शासन किया और इसके काल में इसने अपने दूत मंडल को चीन भेजा था। याद रखेंगे, बुक्का राय प्रथम ने अपने दूत मंडल को चीन भेजा था। तीसरा नाम आता है हरिहर राय द्वितीय। इसने 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के अंतर्गत शासन किया। फिर नाम आता है विरूपक्ष राय का, 1404 से लेकर 1405 ईस्वी, यानी कि 1 वर्ष के लिए। फिर आता है बुक्का राय द्वितीय। याद रखेंगे, बुक्का राय द्वितीय 1405 से लेकर 1406 ईस्वी। देव राय प्रथम 1406 से 1422, रामचंद्र राय 1422 ईस्वी। आगे वीर विजय बुक्का राय 1422 से लेकर 1424 ईस्वी। देवराय द्वितीय, ये संगम वंश का काफी प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय, और इसका शासनकाल रहता है 1424 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी। और इसने पहली बार अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती की थी। उसके बाद नाम आता है मल्लिका अर्जुन राय, 1446 से लेकर 1465 ईस्वी। फिर विरूपक्ष राय द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। और अंत में संगम वंश के अंतिम शासक प्रौर राय हैं, जिनका शासनकाल कम समय के लिए 1485 ईस्वी में रहा। इस तरह से पहला वंश संगम वंश था, जिसमें हरिहर राय प्रथम से लेकर प्रौर राय ने 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य
खत्म होने के बाद जो उसकी राजधानी विजयनगर थी उसे हम हम्फी नाम से जानते हैं, और आज जो है उस साम्राज्य के अवशेष हम्फी के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं, और जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। दूसरा वंश आता है सालुव वंश। सालुव वंश में 3 अलग अलग राजा हुए। इसका पहला राजा था नरसिंह देव राय। इसने 1485 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है थिम भूपाल। इसने कम ही समय 1491 ईस्वी में शासन किया। और आखिरी सालुव वंश का आखिरी शासक नरसिंह राय द्वितीय था, जिसने 1491 से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया। आगे हम देखते हैं तीसरे वंश के बारे में, जिसे हम तुलुव वंश के नाम से जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपनी भव्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। उसके साम्राज्य में पर्शिया के अब्दुल रज्जाक आए, निकोलो कॉन्टी आए, और भी कई विदेशी यात्री आए, जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग में इस साम्राज्य की काफ़ी चर्चा की है। यहाँ तक कि मुगल वंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़ुक बाबरी में विजयनगर साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में माना है, और इसके शासक कृष्णदेव राय की काफ़ी चर्चा की है। तुलुव वंश, जिसमें कृष्णदेव राय आते हैं, इसकी शुरुआत वीर नरसिंह राय ने की थी, जो 1503 से लेकर 1509 ईस्वी तक थे। और इसके बाद आता है तुलुव वंश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विजयनगर का सबसे प्रतापी, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा कृष्णदेव राय। इसी के राज्य में तेनालीराम थे। दूसरा है अच्युत देव राय। 1529 ईस्वी से लेकर 1442 ईस्वी 1542 ईस्वी। और तुलुव वंश का अंतिम शासक है सदाशिव राय, जो 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक था। हम देख रहे थे कि कृष्णदेव राय के ही शासन काल में तेनालीराम थे, जिनकी कथाएं हमें बचपन की किताबों में, स्कूल की किताबों में मिलती हैं। आखिरी और चौथा राजवंश था अरविडू वंश। अरविडू को अरविडू भी पढ़ते हैं और अराविडू भी पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका पहला राजा था राम राय, जिसे अलिये राम राय भी कहते हैं। इसने 1542 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक शासन किया। फिर नाम आता है तिरुमल देव राय का, जिसने 1565 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक शासन किया। ये विजयनगर साम्राज्य में राजाओं और राजवंशों के नाम को पहले बताने का मेरा एक मात्र मकसद है, उनके नामों से आपको अवगत कराना। क्योंकि उत्तर भारतीय होने के नाते इनके नाम थोड़ा कठिन हैं और कम जाने पहचाने हैं, जिसलिए मैं एज ए प्रीकैपिचुलेशन के रूप में आपके दिमाग में इन नामों को ला रहा हूँ। तो अरविडू वंश का तीसरा शासक है श्री रंग प्रथम, जिसने 1572 ईस्वी से लेकर 1586 ईस्वी तक शासन किया। और अगला नाम आता है वेंकट द्वितीय, जिसने 1586 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। और इसी के शासन काल में राजा वडियार ने मैसूर नामक शहर की स्थापना की थी। याद रखेंगे, राजा वडियार ने वेंकट द्वितीय, जो अरविडू वंश के थे, उनके शासनकाल में मैसूर नामक शहर की स्थापना की थी, जो आज अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। अगला नाम आता है श्रीरंग द्वितीय का, जिसने 1614 से लेकर 1614 तक शासन किया। और नेक्स्ट रामदेव अरविडू 1617 से 1632 ईस्वी। इसे अभिनव भोज की उपाधि प्राप्त थी। याद रखेंगे, रामदेव अरविडू को अभिनव भोज की उपाधि प्राप्त थी। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि राजाओं को उनके छोटे बड़े सभी कामों के लिए समय समय पर अलग अलग उपाधियां दी गई हैं,
जिनकी चर्चा हम प्रश्न उत्तर में करेंगे। अंतिम नाम है, अंतिम नहीं, उससे पहले का नाम है वेंकट तृतीय, 1632 ईस्वी से लेकर 1642 ईस्वी, और अराविडु वंश ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है श्रीरंग तृतीय, 1642 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी। ठीक है, यहाँ आपको मैप दिया हुआ है। मैप में जो है दक्षिण भारत, जिसे हम दक्षिण भारत भी कहते हैं, और ये हम देखते हैं कि इसमें हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के निचला हिस्सा और अरब सागर, इस तीनों यानी कि नौसेना का इनका बड़ा ही रोल रहा है। अब्दुल रज्जाक ने बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 बंदरगाह थे, जो कि समुद्र से निकटता के मारे इन्होंने इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग किया है। तो आइए हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमेशा की तरह देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि हरिहर राय प्रथम, प्रथम और द्वितीय शब्द को भी ध्यान में रखेंगे, हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने किस वर्ष हम्फी हस्तिनावती राज्य की स्थापना की? कंफ्यूज मत होइएगा, विजयनगर साम्राज्य को ही संस्कृत भाषा में, उस समय जो भाषा थी तेलुगु, उस भाषा में हम्फी हस्तिनावती कहते हैं। तो किस वर्ष स्थापना की थी? 1336 ईस्वी में। और इसकी राजधानी विजयनगर होने के कारण इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी। सेकंड क्वेश्चन है, हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम के पिता का क्या नाम था? हर इंसान अपने माँ बाप से पहचाना जाता है। हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम, इनके पिता का नाम संगम था। इसी संगम के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम पड़ा। और ये 5 भाई थे, हरिहर और बुक्का 5 भाई थे। जिस समय हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की नींव डाली, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, इन 5 भाइयों ने अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसकी मदद की थी। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न हो जाएगा, हम्फी हस्तिनावती यानी विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर राज्य की राजधानी विजयनगर ही थी, और ये उसने अपने गुरुजी से प्रभावित होकर किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, विजयनगर जीत का शहर। अगला प्रश्न है, हम हरिहर और बुक्का प्रथम को किस उत्तर भारतीय शासक ने बंदी बनाया था? प्रश्न ध्यान रखेंगे, दक्षिण के हरिहर और बुक्का प्रथम को, यानी कि दोनों भाइयों को, किस भारतीय शासक ने बंदी बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जब उत्तर भारत में शासन कर रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और संगम वंश की नींव पड़ी। इन दोनों भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के दबाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद किस संत के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को अपना लिया था? उत्तर हो जाएगा विद्यारण्य। और एक बात इनके धर्म के मामले में समझेंगे कि जो विजयनगर के शासक थे, उन्होंने सभी धर्मों को आश्रय दिया, सबकी इज्जत करते थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत धर्म जो था वो वैष्णव धर्म था, यानी वो वैष्णव मत को मानने वाले थे। अगला छठा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय हो गया ये, उत्तर भारत में किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, हरिहर और बुक्का प्रथम के समय देवगिरी का मुस्लिम सूबेदार कौन था?
उत्तर हो जाएगा कुतलुक खां। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कुतलुक खां था वो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के क्षेत्रों को देख रहा था। तो उसके रहते हुए भी हरिहर और बुक्का ने अपने वंश की नींव डाली और सत्ता पे काबिज हुए। अगला 8वां प्रश्न है कि किस नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, याद रखेंगे जिस समय बहमनी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उसी समय लगभग बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई। एक मुस्लिम राज्य था, दूसरा हिंदू राज्य था। इन दोनों में आपस में हमेशा रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष रहता था। याद रखेंगे इन दोनों के बीच यानी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के आसपास जो रायचूर दोआब का क्षेत्र था, दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी उसको लेकर हमेशा संघर्ष होता रहता था शुरू से लेकर आखिर तक। तो उत्तर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। 9वां प्रश्न है संगम राजवंश के निम्न किस शासक ने उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया था? उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम। काफी डेकोरेटेड फॉर्म में आप लोगों को इस बार मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस विजयनगर साम्राज्य को। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और ये चैप्टर को आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है, लिक्रेटिव करने के लिए। 10वां प्रश्न है संगम राज्य वंश का सबसे शक्तिशाली और सफल शासक इनमें से किसे माना जाता है? आप ध्यान ये देंगे कि इनमें से किसे। मैंने अभी कृष्णदेव राय की चर्चा नहीं की है। अभी 4 राजाओं के नाम दिए हैं, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन राय और प्रौढ़ राय। तो इन चारों में से ही बात करनी है क्योंकि हम आगे चलकर देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ड याद रखेंगे संगम राजवंश का। अगर हम विजयनगर की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय, लेकिन सवाल है संगम राजवंश का सबसे शक्तिशाली और सफल शासक किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। तो कंफ्यूजन में मत आइएगा, एग्जाम्स में अगर संगम वंश आता है तो देवराय द्वितीय हो जाएगा और अगर विजयनगर साम्राज्य आता है तो आपका ऑब्वियस उत्तर आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला 11वां प्रश्न है विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? आंसर हो जाएगा हम्फी। हम्फी को ही हस्तिनावती कहते हैं, ठीक है, शुरू से हम इस शब्द को देखते आ रहे हैं हस्तिनावती को। 12वां प्रश्न है अनेगुंडी, कुछ नाम है ध्यान रखेंगे, अनेगुंडी, विजयनगर, बेनगोंडा और चंदगिरी विजयनगर साम्राज्य से कैसे संबंधित स्थान थे? माने विजयनगर साम्राज्य से इनका क्या संबंध था? ये बंदरगाह थे, उसके सैनिक स्थल था, राजधानी थी या व्यापारिक स्थल था? आंसर हो जाएगा राजधानियां थीं। हम लोगों ने देखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 4 अलग अलग राजवंश थे, संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और आविडु वंश। ये अलग अलग वंश अलग अलग स्थानों को अपनी राजधानी बनाकर शासन किए, इसीलिए ये चारों अलग अलग समय पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे। 13वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह नाम क्यों प्रसिद्ध थे? तो मैंने घुमा के चारों राजवंशों के नाम दे दिए हैं, संगम, सलूभ, तुलुभ, अरविडु। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चारों नाम जो है ये राजवंश थे। तो उत्तर हो जाएगा पहला राजवंश। 14वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदेया तथा संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की? ध्यान रखेंगे तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदेया और संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की। उत्तर हो जाएगा
राजा कृष्णदेव राय ये बहुत ही काबिल इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान था। हम उत्तर भारत में देखते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन उससे पहले विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव के दरबार में 8-9 रत्न थे, जो महत्वपूर्ण कवि वगैरह और लेखक थे। नेक्स्ट 15वां प्रश्न हो जाएगा, चित्रकला के क्षेत्र में लेपाक्षी शैली तथा नाट्य क्षेत्र में यक्षगान का विकास किसके काल में हुआ? तो उत्तर हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ इन शैलियों का विकास। समय समय पर अलग अलग समय पर हुआ है, लेपाक्षी शैली और यक्षगान शैली का। कहते हैं कि लेपाक्षी कला शैली जो है, इसका विषय रामायण और महाभारत से संबंधित है। 16वां प्रश्न है, एक स्टेटमेंट है कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना इस पूछताछ के कि वह ईसाई है या यहूदी, मूर है या अधर्मी, अपने धर्म के अनुसार रह सकता है। प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में यह किसके वाक्य हैं? आंसर हो जाएगा बारबोसा। तो बारबोसा एक यात्री थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और यात्रा वृत्तांत में उसके बारे में ये लिखा। ठीक है, 17वां है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर, ये दोनों मंदिरों के नाम हैं। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इन मंदिरों की जो खासियत है वो है मंडप, कल्याण मंडप, विशाल अलंकृत स्तंभ तथा एकात्मक कला से निर्मित स्तंभ एवं मूर्तियां, ये सब इसकी विशेषता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जो मीनाक्षी का जो मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ठीक है, 18वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की सुंदरता के संबंध में किसने कहा? क्या कहा देखते हैं कि नगर इस रीति से निर्मित हैं कि 7 नगर दुर्ग और उतनी ही दीवारें एक दूसरे को काटती हैं। 7वां दुर्ग का विस्तार हेरात नगर, हेरात हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हेरात नगर जो इराक में था के बाजार केंद्र से 10 गुना बड़ा है। तो ये किसके कथन है? तो ये अब्दुल रज्जाक, जिसे हम अब्दुल र अल्लाह, असल नाम है अब्दुल रज्जाक, ये फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत के रूप में देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। याद रखेंगे, अब्दुल रज्जाक फारस, उस समय के ईरान को, अब आज के ईरान को फारस कहते थे। अब्दुल रज्जाक फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत के रूप में देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में। 19वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम की राजधानी क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा अनेगोंडी। अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग राजधानियों से शासन किया था, तो संगम वंश की राजधानी जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी वो अनेगोंडी थी। 20वां प्रश्न है, संगम वंश के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। उपाधियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है दक्षिण भारत में। तो 20वां प्रश्न है कि संगम वंश के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। आइए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले
आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दें कि मेरे इस YouTube चैनल, जिससे का नाम है लेओनेज, LANOEDGE, आप लोग हमारे वीडियोस को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल, YouTube चैनल, जो आज की परिपाटी बन गई है ऑनलाइन पढ़ाने की, काफ़ी सराहा जा रहा है, इसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तो 21वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो कृष्णदेव राय है, उसके दरबार में 8 दिग्गज थे। जिस तरह हम अकबर के दरबार में उसके 9 रत्नों को देखते हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में जो अकबर से पहले के हैं, ठीक है, ये बाबर का समकालीन था, याद रखेंगे। कृष्णदेव राय मुगल वंश के संस्थापक बाबर का समकालीन था दक्षिण भारत में। तो अलग अलग अष्ट दिग्गज, इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला नाम आता है अल्लासीन। अल्लासीन ने मनुचरित्र, स्वरोचित, संभव, हरि कथा सार, इन 4 ग्रंथों की रचना की। दूसरा नाम नंदी तिम्मन, इन्होंने पारिजात हरण की रचना की। तीसरा नाम भट्ट मूर्ति, इन्होंने नरस भूपालियम नामक ग्रंथ की रचना की। चौथा नाम आता है धुर जाटी, इन्होंने कलहित महामत्य महातम्य की रचना की। अगला नाम माद या गरी मल्लन, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है बोलने में, माद या गरी मल्लन है, इन्होंने राजशेखर चरित्र की रचना की। अगला नाम आता है अचचल राजू रामचंद्र, इन्होंने सकल कथा सार संग्रह की रचना की। इनका पूरा नाम था अचल राजू रामचंद्र रामायुदुयम। अगला नाम आता है पिंगली सूरत्र, इन्होंने राघव पांडे नाम की रचना की। और अब आ जाते हैं तेनालीराम, जिन्हें हम अपने स्कूल की किताबों में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तेनाली रामकृष्ण इनका पूरा नाम था और इन्होंने पांडुरंग महामत्य की रचना की। आइए हम अपने कंटिन्यूएशन में प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है कि संगम वंश के किस शासक ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? राजव्यास, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। पीपीटी बनाने में, तैयारी करने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए आप भी प्लीज़ इसको काफ़ी चाव के साथ देखिए। कहीं कहीं पर बहुत जगह मैंने प्रश्न में ही कई उत्तर छुपा के रखे हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 फैक्ट आपको मिल जाएंगे। 22वां प्रश्न है कि संगम वंश के किस शासक के काल में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन, त्योहारों आदि का वर्णन किया है। और इसी देवराय प्रथम के दरबार में, याद रखेंगे, तेलुगु के महान कवि श्रीनाथ रहा करते थे। आइए 23वां प्रश्न है, संगम वंश के किस शासक को हाथियों का शिकार की उपाधि मिली थी? हिंदी में हाथियों का शिकार हो जाएगा और संस्कृत भाषा में इसको गज बेतेकर कहते हैं। तो हाथियों के शिकार की जगह अगर गज बेतेकर शब्द आता है
तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही है, हाथियों के शिकार या गज बेतकर। आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। इसी देवराय द्वितीय के पुत्र मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। अक्सर पिछले कई एग्जाम्स में ये आया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। आइए हम 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नरसिंह सालुव ने किस वर्ष सालुव वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा 1485। सालुव नरसिंह को प्रथम बला पहाड़ भी कहा गया है। प्रथम बला पहाड़, जब कोई किसी राजा को या राजवंश के व्यक्ति को मारता था और उसके स्थान पर गद्दी पर बैठता था तो उसके लिए वर्ड बला पहाड़ आता है। ठीक है, आगे हम, ठीक है, सालुव वंश की स्थापना 1485 में हुई थी। 1450 गलत है, सुधार लेंगे आप। नेक्स्ट है, नरसिंह सालुव के शासन काल में उसके द्वारा नियुक्त किस व्यक्ति ने चोल, पांड्य, चेरों पर विजयनगर की प्रभुसत्ता स्थापित की। अर्थात किसने इन चोल, पांड्य और चेरों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उत्तर हो जाएगा नरसा नायक। ठीक है, नरसा नायक हो जाएगा उत्तर इसका। अगला 26वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 1505 ईस्वी में किसने तुलुव वंश की स्थापना की थी। सालुव के बाद आ जाता है तुलुव। तुलुव वंश की स्थापना की थी तो उत्तर हो जाएगा वीर नरसिंह। तुलुव वंश जो है वो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ इसको जो है याद रखेंगे कि वीर नरसिंह को ये नरसा नायक का बेटा था। ठीक है, और इसे जो है द्वितीय बला पहाड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसने जो है अपने पिता के शासन काल में उसके जो राजा थे उसकी हत्या करके ये गद्दी पर आया था, इसीलिए बला पहाड़, इसे द्वितीय बला पहाड़ यानी कि वीर नरसिंह को जो नरसा नायक का बेटा था इसे द्वितीय बला पहाड़ भी कहते हैं। 27वां प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के किस शासक का वर्णन किया है। उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि मिली थी, याद रखेंगे, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि मिली थी। ये कृष्णदेव राय बाबर के समकालिक थे। इसने गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव की बेटी से विवाह किया था। तो 3-4 बातें हो गईं। बाबर का समकालिक कृष्णदेव राय, बाबर की पुस्तक तुजुके बाबरी में किसका जिक्र है, कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय ने किससे शादी की, तो गजपति शासक की प्रताप रुद्रदेव की पुत्री से। अगला 28वां प्रश्न है, तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि जिन्हें हम देख चुके हैं अभी पहले, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, किसके दरबार को सुशोभित करते थे, तो हम देख चुके हैं कि यह कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय के बारे में ये भी जान लीजिए कि इसने विजयनगर के नज़दीक में नागलापुर नामक शहर की स्थापना की थी और इसने हम्फी में हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना की। इनके पुर्तगालियों के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, यानी कि कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो मैंने जो आपको अष्ट दिग्गज बताया है एक बार उनको देख लीजिएगा, एग्जाम्स में आता है, बीच में से उठा के पूछ लेता है कि ये पुस्तक किसने लिखी और ये किसके काल में थे। 29वां प्रश्न है, 29 यानी कि 29वां प्रश्न हो जाएगा,
विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के सदाशिव और महासंघ जिसमें बरार को छोड़कर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, 4 याद रखेंगे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन्होंने अपना एक महासंघ बनाया था और तुलुव वंश के शासक सदाशिव के विरुद्ध युद्ध किया था। इसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि यह युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। कहते हैं कि जनवरी 1565 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में युद्ध की जानकारी जो है हमें यूरोपीय यात्री सेविल की जो किताब है विजयनगर ए फॉरगॉटन एम्पायर में मिलती है। याद रखेंगे कि तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, यानी तालीकोटा का युद्ध इज इक्वल टू राक्षसी तांगड़ी युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरीके से हार हुई थी और समझ लीजिए वहीं से इसका जो है पतन का प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आगे 30वां प्रश्न है, अरविडू वंश जो कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम और चौथा वंश है, अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा राम राय। 1570 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी और इसके भाई तुरुमल ने वेनगोंडा यानी कि पेनुगोंडा को विजयनगर की राजधानी बनाया था। अराविडू वंश के संस्थापक राम राय के भाई तिरुमल ने वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। 31वां 31 प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष राजा अडियार ने मैसूर नगर की स्थापना की थी? है ना, मैसूर राज्य की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंग तृतीय। तो यानी विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश अराविडू था और उस राजवंश का अंतिम राजा श्रीरंग तृतीय था। इसी के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक बार फिर आप लोगों को ध्यान दिला दूं आप लोगों का कि मेरे इस YouTube चैनल लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें। बहुत ही छोटी सी बात है आपके लिए और मेरे लिए एक प्रोत्साहन हो जाएगा। लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को ज़रूर लिखें। हमें आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सुझाव आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग अभी थैंक्स लिख रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिस्टर बोल्टक ने भी कहा, थैंक्स अदा किया है। ठीक है, और आनंद गुप्ता ने थैंक्स किया है। आनंद गुप्ता को थैंक्स। महविश लाइबा हैं, उन दोनों को बहुत बहुत थैंक्स मेरा। आगे 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हम देख चुके हैं कि श्रीरंग तृतीय था। अगला है 33वां प्रश्न, कृष्णदेव राय इससे पहले जो विजयनगर साम्राज्य था वो जिस तरह से हमारा भारतवर्ष अलग अलग राज्यों और प्रांतों में बटा हुआ था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य जो है वो प्रांत मंडल में बटे हुए थे। मंडल जो है वो कोट्टम को जिला या बलनाडु, जो आज का डिस्ट्रिक्ट है वो उस जमाने में कोट्टम या बलनाडु कहलाता था। बलनाडु जो है वो नाडु में बटे हुए थे। नाडु जो है मेला ग्राम में बटे हुए थे और मेला ग्राम अंत में ग्राम या उड़ में बटे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है आपकी जानकारी के लिए प्रांत मंडल में मंडल कोट्टम जिला बलनाडु एक ही चीज़ है। नाडु मेला ग्राम और अंत में उर या ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कृष्णदेव राय की मूर्ति भी दी है और कभी कभी एग्जाम्स में यूपीएससी में 1-2 बार इस मूर्ति को दे दिया गया है और कहा गया है कि ये किस राजा की है। तो मूर्तियों पर भी ध्यान दीजिएगा, चित्रों पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कृष्णदेव राय सबसे अधिक भयावह और पूर्ण राजा थे। मतलब ये एक स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है कि कृष्णदेव राय
सबसे अधिक भयावह और पूर्ण राजा थे? उत्तर हो जाएगा डोमिंगो पेस। कहते हैं कि कृष्णदेव राय ने बहमनी साम्राज्य के कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था और उसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। अगला 34वां प्रश्न है 34th कि विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो ये 6 प्रांतों में बटा हुआ था, याद रखेंगे। और प्रांत का जो प्रमुख था वो नायक कहलाता था और विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी, जबकि उनके साम्राज्य में तमिल, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी सभी बोली जाती थी, लेकिन तेलुगु जो है वो वहाँ की राजभाषा थी। 35वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति की उपाधि प्राप्त थी? हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों को कोने पर टच करती है ना। पूरा अंदर की ओर आके ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर घुसा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर 300 बंदरगाह थे, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे, है ना। ये अब्दुल रज्जाक के कथन है और आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहते हैं? तो हरिहर प्रथम को। 36वां प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी पर 1410 ईस्वी में किसने बांध बनवाया था? आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। और एक और बात जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जो कालीकट जगह थी वह गलीचा निर्माण, ये जो कारपेट होते हैं उसे गलीचा बोलते हैं, कारपेट निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था उस जमाने में। विजयनगर साम्राज्य का कालीकट स्थान गलीचा निर्माण में बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, हरिहर और बुक्का प्रथम वारंगल राज्य के किस शासक की सेवा में थे? उत्तर हो जाएगा प्रताप रुद्र द्वितीय। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हरिहर बुक्का को इसी वक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने पकड़ लिया था, उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया था। ठीक है, तो उस समय ये वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय की सेवा में थे। 38वां प्रश्न है कि बहमनी वंश के एक स्टेटमेंट है, ये याद रखेंगे। फिर एक स्टेटमेंट है कि बहमनी वंश के राजकुमार सिर्फ दिलेरी के बल पर अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं, अन्यथा शक्ति, समृद्धि और क्षेत्रफल में बीजानगर, जिसे विजयनगर भी कहते हैं, के राजा उनसे कहीं बढ़कर है। ये किसके कथन हैं? तो फरिश्ता के कथन है। ठीक है, इतिहासकार फरिश्ता ने कहा है। अगला प्रश्न है 39th, विजयनगर साम्राज्य में अधिकारी जो सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर निर्णय देता था क्या कहलाता था? तो वैसे अधिकारी जो राजा को सामाजिक और आर्थिक विषयों पर अपना निर्णय देते थे वो कबलकार कहलाते थे। ठीक है, इसे अरसुक वलकार भी कहते हैं, यानी कबलकार को अरसुक वलकार भी कहते हैं। अगला 40वां प्रश्न है, सेनापति जिन्हें निश्चित कर के बदले में अमरम प्रदान किया जाता था क्या कहलाते थे? तो घबराएंगे नहीं, अमरम जो है वो भूखंड था, जमीन का हिस्सा था जो सेनापतियों को दिया जाता था सेना रखने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते थे? वैसे तो उन्हें फलायागार कहते थे। इन्हें नायक भी कहा जाता था, यानी कि भूखंड को अमरम और नायक को फलायागार कहते थे। आइए 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति कैसी थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी, यानी कि एक मोनार्की थी, राजा था, मोनार्की थी। लेकिन हमने हरिहर और बुक्का के समय में
देखा है कि यहाँ संयुक्त शासन की भी व्यवस्था थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने शुरू में मिलकर शासन किया। पहले हरिहर ने शासन किया, फिर बाद में बुक्का ने। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के साथ साथ संयुक्त शासन पद्धति की भी व्यवस्था थी। आइए आगे की ओर देखते हैं 42वें प्रश्न को कि राजा के मौखिक वर्बल अधिकारों को कौन लिपिबद्ध करता था। आंसर हो जाएगा रायसम। तो रायसम नाम का अधिकारी राजा जो बोलते थे वो उन्हें लिपिबद्ध करते थे, राइटिंग में लाते थे। ठीक है। 43वां प्रश्न है कि संगम युग में गवर्नरों के रूप में शासन करने वाले राजकुमारों की क्या उपाधि थी। तो ऐसे राजकुमार जो गवर्नर हुआ करते थे, यानी कि प्रांतों के प्रांतपति हुआ करते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें उड़ैयर कहा जाता था, उड़ैयर। ठीक है। 44वां है विजयनगर साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था का संबंध किससे है। ये प्रशासन से संबंधित व्यवस्था थी। कहते हैं कि संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से अयंगार कहा जाता था। यानी कि अयंगार जो था वो 12 प्रशासनिक अधिकारियों का समूह होता था। नेक्स्ट आइए 45वें प्रश्न की ओर देखते हैं। किस तरह के अयंगार के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। आंसर हो जाएगा कर्णिक। और कहा जाता है कि इसी व्यवस्था ने, यानी जो अयंगार की व्यवस्था थी, इसने ग्रामीणों की स्वतंत्रता का गला घोट दिया था। मनमानी किया करते थे ये लोग, जबरन उनसे पैसे की वसूली करते थे, कर की वसूली करते थे। आइए समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 46वां 46 क्वेश्चन है कि गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी। गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? तो वो नाडू थी। और नाडू की सभा को नाडू कहते थे। नाडू की ही सभा को नाडू कहते थे और सदस्यों को नातवार कहा जाता था। सदस्यों को नातवार, सभा को नाडू। 47वां प्रश्न है यहाँ पर हमने 47वें प्रश्न, चूंकि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैंने क्या किया है कि विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनके नाम, चूंकि ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा है या दक्षिण भारत की है, उत्तर भारतीयों को समझने में दिक्कत होती है। तो जो पहला है कि नायक। नायक कौन होता था? तो जो बड़े सेना नायक थे उन्हें नायक बोलते थे। आज भी ये नायक पदवी के रूप में, सरनेम के रूप में जाना जाता है। महानायक आचार्य ये ग्राम सभाओं का निरीक्षक अधिकारी हुआ करता था। दंड नायक सैनिक विभाग का प्रथम प्रमुख तथा सेनापति होता था। प्रधानी या महाप्रधानी ये मंत्री परिषद का प्रमुख था। तो अलग अलग जो पद हैं वो क्या थे, आपके जानने के लिए ज़रूरी है। एक बार इसको ज़रा सा एट ए ग्लांस देख लीजिएगा आप लोग। रायसम जो है वो सचिव हुआ करता था। कर्णिकम लेखा अधिकारी होते थे। अमर नायक सैन्य मदद देने वाले सामंतों का वर्ग था। अयंगार वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे। पालीगर जमींदार हुआ करते थे। स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। सेनेटो आओआ ग्राम का लेखा अधिकारी हुआ करता था। तलर जो है वो ग्राम का रखवाला था। गौड़ ग्राम प्रशासक था। अत्रिमार ग्राम प्रशासन का अधिकारी था। और परुप तयागार राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि था। तो आप इसे एक बार देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर कि विजयनगर साम्राज्य में सेनेटोआ, नाम याद रखेंगे, सेनेटोआ का क्या काम था? तो ये जो है गांव के आय व्यय की देखभाल रखता था। सेनेटोआ गांव के आय व्यय की देखभाल रखता था। 48वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय राजस्व विभाग को आयवन कहा जाता था। ठीक है, आयवन। अगला 49th क्वेश्चन है, कौन सा कर विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था? तो उस कर का नाम देना है शिष्ट नामक जो भूमिकर था। शिष्ट नामक भूमिकर याद रखेंगे। शिष्ट नामक भूमिकर विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। 50वां प्रश्न है, वैसे ग्राम जिनकी भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में रहती थी क्या कहलाते थे? हमें उन गांवों का नाम बताना है। ऐसे ग्राम जिनकी भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में रहती थी क्या कहलाते थे? तो उन्हें भंडारवाद कहते थे। अभी तक हम लोगों ने कहीं पर यह नहीं देखा है कि विजयनगर में जो मुद्रा चलती थी उसका क्या नाम है, क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में, इवन कि यूपीएससी के प्रीम्स में भी आया है कि विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? पैगोडा था। पैगोडा विजयनगर की मुद्रा थी। 51वां है, 51, विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण का सर्वाधिक सिक्का कौन सा था, यानी कि सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा वराह। विदेशी यात्रियों ने इसे हून, परदौस, पगोड़ा कहा है। सोने के जो छोटे सिक्के थे वो प्रताप, फनम कहलाते थे, और चांदी के जो छोटे सिक्के थे वो तार कहलाते थे। शब्दों को याद रखेंगे। सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का था वो वराह कहलाता था। विदेशी यात्रियों ने इसे हून, परदौस, पगोड़ा कहा है, और जो सोने के छोटे सिक्के होते थे उन्हें प्रताप या फनम कहते थे, और चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। 52वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो उन्हें बड़वा कहते थे। भड़वा नहीं, याद रखेंगे, बड़वा, बड़वा कहलाते थे वो। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसते थे लोग उन्हें बड़वा कहते थे। तो इस तरह हमारा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा खत्म हुई। उत्तर भारत से चलकर हम विजयनगर साम्राज्य पहुंचे, दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण भारत में हमने कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के आसपास बसे विजयनगर साम्राज्य को देखा, जिसके खंडहर आज भी हमें हम्फी नामक शहर में देखने को मिलते हैं। विजयनगर का ही आज का आधुनिक नाम हम्पी है। ठीक है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, और इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत पर लगभग 350 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण भारत में आज के डेट में भी मंदिर, गौपुरम, स्तंभ, बड़ी बड़ी मंदिरों की जो दीवारें, उसके स्तंभ, ठीक है, रथ वगैरह जो बने हुए हैं मंदिरों में, ये सब उपलब्धियां थीं। साहित्य के क्षेत्र में भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, इन भाषाओं का काफ़ी विकास हुआ। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न होगा वो इनमें से मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लैंग्वेज चैनल लैंग्वेज। कीप इन योर माइंड द चैनल लैंग्वेज। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स डियर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।